औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नेक्स्ट पार्ट जो है डिकंस्ट्रक्शन का डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग जो है उसको हम गारंटीड एसेंशियल मीनिंग, देयर इज़ नो गारंटीड एसेंशियल मीनिंग, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ जो है स्ट्रक्चर्स जो हैं, एक ये आर्ग्यूमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर्स जो है वो स्टेबल नहीं हैं चीज़ों के। स्ट्रक्चर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको कौन देता है? सही फॉर एग्जांपल के गुड एंड ईवल, बाउंड्री अपोजिशंस की जब बात आती है तो गुड एंड ईवल का स्ट्रक्चर, तो ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि उसने कहा कि ये सोसाइटी जो है वो आपको ख़ास तरीके से ख़ास मीनिंग्स दे देती है एंड यू फॉलो दोज मीनिंग्स। तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि गुड एंड ईवल का कॉन्सेप्ट अगर आप लेते हैं तो बाउंड्री अपोजिशन तो ये कहेगी कि गुड का कॉन्सेप्ट बरकरार रखने के लिए ईवल का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। इसी तरह से लाइट का कॉन्सेप्ट जो है बरकरार रखने के लिए डार्कनेस का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ लाइट मौजूद नहीं होगी या लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। बाउंड्री अपोजिशंस की बात करते हैं। अब इन चीज़ों को अगर पर्टिकुलरली डिटेल्ड एक्सप्लोर किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे माइंड में स्ट्रक्चर्ड हैं, जो कि पहले से मौजूद हैं और उनको आप कहें कि वो बाय फोर्स या जब एज अ चाइल्ड जो है हमारे माइंड में डाल दी जाती हैं और वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में चली जाती हैं एंड वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। हम जब कोई चीज़ ले लेते हैं तो उसको उसी तरीके से हम फिर एक्सप्लोर करते हैं। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, इसलिए आपको समझ हो सकता है कि भी नहीं आ रहा हो, मगर आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो एक एग्जांपल तो गुड एंड ईवल की एग्जांपल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, आप जब भी कोई बुक पढ़ते हैं, कोई राइटर पढ़ते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी रीडिंग्स के अंदर, अपनी चॉइसेस के अंदर एक ख़ास किस्म की जो चीज़ें हैं उनको आप पसंद करते हैं। लिटरेचर में भी जब आप एम इंग्लिश करने आते हैं या कुछ भी करने आते हैं तो आपकी चॉइस के कुछ मुताबिक कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी चॉइस के मुताबिक नहीं होती हैं। इस तरह से क्रिटिसिज्म है, प्रोज है, लिटरेरी थ्योरी है, ये चीज़ें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं एक्सेप्ट नहीं करते या उनको पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ़िलासफ़ी वगैरह कि देयर फ़िलासफ़ी इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, ये बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए है, ये हर किसी को समझ में नहीं आती, हर किसी का इंटरेस्ट इसमें डेवलप नहीं होता। तो गुड एंड ईवल का जो कॉन्सेप्ट है, अब ये बचपन से हमारे माइंड में डाल दिया जाता है कि दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ ईवल, और जो चीज़ हमारे माइंड में नहीं डाली जाती है हम उसको गुड एंड ईवल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं देखते हैं। सही फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि बर्टन रसल ने कहा कि सिन इज़ जियोग्राफिकल, तो या मे बी रिलीजियस के जो ग्रुप्स हैं उसके हिसाब से भी चेंज हो जाता है कि कुछ रिलीजन्स में जो है वो सूअर का गोश्त हराम है और कुछ जो है उसमें हराम नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। मगर एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि क्रिश्चियनिटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो किताबें हैं, बाइबल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, दोनों का कम्बिनेशन है। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा के जो कम्बिनेशन ऑफ बुक्स हैं बाइबल कहलाती है। तो उसमें ओल्ड टेस्टामेंट में जो किताबें हैं उनको मानना क्रिश्चियंस के लिए लाजमी है, यहूदियों के टीचिंग्स को मानना क्रिश्चियंस के लिए लाजमी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत लेकर आए थे और बाइबल जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो इंजील नाजिल की गई उसमें हिकमत थी, और दोनों का कम्बिनेशन जो है दैट इज़ कॉल्ड बाइबल, कि वो सारी चीज़ें जो है उसमें मिला दी जाती हैं कि शरीयत प्लस हिकमत। और कुरान मजीद में जो है वो शरीयत और हिकमत दोनों चीज़ें इकट्ठी दी गई, तो मुसलमानों के लिए जो है वो कहा गया कि आपने इसको फॉलो करना है, उनको मानना फ़र्ज़ है। तो यहूदी पोक नहीं खाते हैं, सूअर का गोश्त नहीं खाते हैं, जबकि ईसाई खाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक आ जाता है मोस्ट प्रॉब्ली के वाई डू दे डू दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक चीज़ आप जहन में रख लें कि डेरिडा जो है इसमें बजाय ये कि क्वेश्चंस के जवाब दे, डिफरेंस का मतलब क्या है, इट डज़ नॉट गिव मीनिंग, रादर इट काइंड ऑफ डिस्टेबलाइज, यह क्या देता है उसको, कि डेरिडा मीनिंग दे नहीं रहा है चीज़ों को कि दिस मीन्स दिस, दिस मीन्स दिस,
ایسے نہیں بتا رہا ہے, ڈکشنری نہیں دے رہا ہے آپ کو, بلکہ آپ کو میننگ کو کوشچننگ کی فارم میں لے کے جا رہا ہے, کوشچنز کر رہا ہے. میننگ دینے کی بجائے میننگز جو دیے گئے ہیں, پری ایگزسٹنگ میننگز ہیں, ان کو کوشچن کر رہا ہے. یہاں پہ جو ہے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. دوسری چیز یہ کہ گڈ کو ہم کیوں اچھا سمجھتے ہیں اور ایول کو کیوں برا سمجھتے ہیں, کوشچن, بیکاز اٹ has been given to us by society and religion. جس طرح سے اگر آپ میکبیتھ کے ڈائلاگس دیکھتے ہیں, ان دا فرسٹ سین, فرسٹ ایکٹ کا فرسٹ سین جو ہے, 3 witches جو ہیں اپیئر ہوتی ہیں. وچز کا کانسیپٹ جو ہے دیٹ از اگین ریلیٹڈ ود بائبل. یہ ہرمینیٹکس میں چلا جائے گا کہ جو ببلیکل انٹرپریٹیشنز جو ہوتی تھیں کسی بھی ٹیکسٹ کی, یا ہرمینیٹکس کا دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی آپ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو ہرمینیٹکس میں چلی جاتی ہے. تو مینلی ایک پوائنٹ یہ بھی آتا تھا کہ ببلیکل انٹرپریٹیشنز. تو بائبل کے اندر کیا ہے, بائبل کے اندر یہ لائٹ اور ڈارک کا کانسیپٹ یا ایول اینڈ گڈ کا کانسیپٹ میں نے اس لیے دیا کہ میں اس کو ایلیبوریٹ کر سکوں, تھوڑا سا آپ کو بتا سکوں. وچز جو ہیں دے آر ایسوسیٹیڈ ود سم تھنگ ایول, دے آر ایسوسیٹیڈ ود میجک, میجک پرفارم کرتی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ غلط جو ہے ڈائمینشنز میں لے کے جاتی ہیں, جس طرح آپ میکبیتھ میں پڑھتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں. تو وچز کے بارے میں بائبل کے اندر یہ آیا تھا کہ thou shalt not suffer a witch to live. اب یہاں پہ جو اس کی سال جو پروفٹ تھے حضرت طالوت علیہ السلام, انہوں نے پھر وچز کے اوپر پابندی لگا دی کہ وچز جو ہیں اب میجک پرفارم نہیں کریں گی. اور اس کا جو ایک نیگیٹو پوائنٹ بتایا گیا ہے وہ قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ جادو کرنے والے کو, یعنی کہ جو ہے وہ آپ کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا جادو کو اور ان چیزوں کو, کہ شیطانی عملیات ہیں, شیطانی چیزیں ہیں, جادو وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیگیٹو چیزیں ہیں, شیطانی. اگر ایک لحاظ سے اگر اس کو کوشچن یہ بھی کیا جا سکتا ہے, اگر ایک بندہ یہ کوشچن کر سکتا ہے کہ ویل کیا کہ فرشتوں نے سکھایا, قرآن مجید میں یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت جو تو فرشتے تھے وہ سکھاتے تھے جادو, تو آبویسلی نیگیٹو چیزیں بھی ان کو کہا جا سکتا ہے, صرف شیطانی نہیں, شیطان بھی. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہاں پہ یہ چیز موجود ہے کہ ان کو جو ہے یہودی کہتے تھے کہ وہ جادوگر تھے, جادو جانتے تھے, جبکہ قرآن مجید اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں, جادو نہیں, جادوگر نہیں تھے, اور جو ہے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو وچز کا کانسیپٹ یہ تھا کہ they were kind of negative. اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو اے سی بریڈلی ان 1906 میں جو انہوں نے بک لکھی, اے سی بریڈلی نے, ہی واز اے پروفیسر ایٹ یونیورسٹی آف لیورپول اینڈ یونیورسٹی آف آکسفورڈ. تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی تھے پروفیسر. تو اے سی بریڈلی کی بک میں یہ بات مینشنڈ ہے کہ جو ڈارکنیس ہے اٹ از ایوری ویئر ان میکبیتھ. میکبیتھ میں ڈارکنیس جو ہے وہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے کائنڈ آف, یا بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے. وچز جو ہیں زیادہ تر وہ کہتا ہے کہ یا تو رات کے وقت یا پھر ڈارکنیس میں اپیئر ہوتی ہیں. جس طرح سے آپ پہلا جب ایکٹ پڑھتے ہیں تو دیٹ از کالڈ ہیتھ. اس کے جو فرسٹ ایکٹ, فرسٹ سین, اس میں ہیتھ, تھنڈر اینڈ لائٹننگ, بادل بہت زیادہ ہیں اور بجلیاں چمک رہی ہیں. تو یہ تھوڑا اندھیرا ایک کائنڈ آف جس طرح ہوتا ہے. اٹ از ڈارک, اٹس ناٹ کمپلیٹلی برائٹ سنی ڈے. اسی طرح سے دوسرا ایکٹ جو ہے اس میں وہ آ جاتا ہے, دوسرے پوائنٹس جو ہیں جب بینکو کا مرڈر رات کے وقت ہوتا ہے, سلیپ واکنگ سین آف لیڈی میکبیتھ رات کے وقت ہے. اسی طرح سے میکبیتھ دوبارہ وچز کے پاس جاتا ہے تو غار میں یا اس طرح کی جگہوں میں جو ڈارک پلیسز ہیں, تو ڈارک پلیسز کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے پرابلمز ہو رہی ہے. ڈنکن کا مرڈر ڈارکنیس میں ہو رہا ہے, رات کے وقت ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے لیڈی میکبیتھ جو ہے وہ بھی اسی طرح کہتی ہے کہ جو ہے اسٹارز ہائڈ یور فائرز لیٹ ناٹ لائٹ سی مائی بلیک اینڈ ڈیپ ڈیزائرز, یہ میکبیتھ کہتا ہے. اسی طرح سے لیڈی میکبیتھ جو ہے وہ بھی جو ہے ایک اور پوائنٹ تھا, میکبیتھ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ ہیل از مرکی, ہیل از ڈارک. تو ان پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھتے ہیں کہ as far as I remember it was میکبیتھ تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ stars hide your fires let not see light see my black and deep desires. تو یہ کانسیپٹ آف ڈارکنیس,
black, ये सारा का सारा जो है associated है with hell and with evil. Darkness जो है symbolize करती है evil को, treachery को और इन चीज़ों को सारियों को. और light जो है, अब ये concept कहाँ से, असल में जो origin of the concept है वो कहाँ से आता है? बाइबल के अंदर आप देखते हैं कि जेनेसिस जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट बुक है बाइबल की, उसमें कि एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट एंड ही कॉल्ड लाइट द डे एंड द डार्कनेस ही कॉल्ड नाइट. तो ही सॉ दैट द लाइट वाज गुड एंड ही कॉल्ड लाइट द डे एंड द डार्कनेस ही कॉल्ड नाइट. तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट जो है वो बताया गया है कि इट इज गुड. इवन मुस्लिम रिलीजन में भी और रिलीजन्स में भी सिंबल ऑफ होप है, सिंबल ऑफ लाइफ है, ठीक है. इसी तरह सिंबल ऑफ गुड है लाइट, प्योर, समथिंग प्योर विच प्योरीफाइज यू वॉट एवर. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा आप गौर करें. अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बयान करता चलूँ, साथ साथ मैं ऐड करता चलूँ कि मैं आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में बाय कार्ल मार्क्स. तो वो मैंने दोबारा डेट चेक की थी, वो 1818 जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ है कार्ल मार्क्स की, 1864 या समथिंग लाइक दैट. तो उसमें जो है उसने वो पब्लिश किया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि इट्स काइंड ऑफ बाइनरी अपोजिशंस का जो कॉन्सेप्ट है कि ईवल को हमें बताया गया. तो बहुत सारे लोग जब पढ़ते हैं तो आप गौर करते हैं कि आप जब टेक्स्ट्स को पढ़ रहे होते हैं तो आपको कुछ कैरेक्टर्स पसंद आ रहे होते हैं और जो विलन्स दिखाए गए हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहे होते हैं. वाई? विलन्स को आप क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्या रीज़न है उसका नापसंद करने का? क्योंकि वो पहले ही आपके माइंड में एक गुड एंड बैड का कॉन्सेप्ट डाल दिया गया, जिसको सोक्रेटिस ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया था. जब सोक्रेटिस से बात कही गई कि गॉड्स लाइक एवरीथिंग विच इज़ गुड, कि खुदाओं को वो तमाम चीज़ें पसंद होती हैं जो कि अच्छी होती हैं. उसने कहा, या फिर ये कहना चाहिए कि वॉट एवर गॉड्स लाइक दे कॉल इट गुड, कि गॉड्स को जो चीज़ पसंद होती है वो कह देते हैं कि अच्छी है. उसने एक और एंगल से देखा उसी चीज़ को जो कि दूसरे लोग डिफरेंट एंगल से देख रहे थे कि खुदाओं को हर चीज़ अच्छी जो चीज़ होती है वो पसंद होती है. उसने कहा, या खुदाओं को जो चीज़ अच्छी होती है वो कह देते हैं कि वो अच्छी है, जो उनको पसंद आ जाती है वो कह देते हैं कि अच्छी है. तो लाइट डार्कनेस का कॉन्सेप्ट, गुड एंड ईविल का कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे जो हैं फेयर एंड फाउल इज़ फेयर. तो जो चीज़ अच्छों के लिए बुरी है वो बुरों के लिए अच्छी है. यानी कि अगर मैं जिस चीज़ को ईवल कह रहा हूँ तो सेटन के लिए वो चीज़ अच्छी होगी बिकॉज ही लाइक्स दैट, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट या उलट चल रहा है. होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि बाइनरी अपोजिशंस जो हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल वो डिफरेंट हो जाएंगी, वो एक जैसी नहीं रहती. जो चीज़ मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी पसंद होगी. इसको अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली आप उस चीज़ को हो सकता है लाइक करें, डिसलाइक करें. आप किसी कैरेक्टर को लाइक क्यों कर रहे हैं, डिसलाइक क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन योरसेल्फ एंड देन यू विल फाइंड द आंसर. होता है कि हर जो भी आप स्टोरी पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, उसमें कोई कैरेक्टर आपको पसंद आता है, कोई आपको पसंद नहीं आता. तो क्या रीज़न है उस बात की सारी की? दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ट्रूथ और ऑब्जेक्टिविटी, कि आप कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं अपने क्रिटिसिज्म में, आप कंप्लीटली इनडिफरेंट नहीं हो सकते अपने क्रिटिसिज्म में. यू आर समवेयर इन द मिडल. आप जितने भी ऑब्जेक्टिव हो जाएं, कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस जो आपकी लाइफ का है, आपकी थिंकिंग, हर चीज़ आपकी, मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, वो कहीं ना कहीं बरकरार ज़रूर रहेगी. कॉन्शियस में नहीं होगी तो अनकॉन्शियसली होगी. आप अपनी ही राइटिंग को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ ट्रूथ देन? तो इस चीज़ को कुछ राइटर्स जो थे उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया और उन्होंने कहा कि खत लिखा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने. लेट मी टेल यू, दे सेंट लेटर टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. अमेरिकन क्रिटिक्स जो थे इन्होंने बहुत डिसलाइक किए इसके आर्ग्यूमेंट्स जो थे डेरिडा के, और उन्होंने कहा कि इसको आप ऑनररी पीएचडी की डिग्री नहीं दें. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों को कहा, अमेरिकन लोगों ने, और उसमें लोगों ने साइन भी किए थे. कई लोगों ने, तो ये इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ. जैक डेरिडा was one of the most influential and controversial and heavily criticized philosophers, one of them.
of 20th century, he was labeled by many as a nihilist, and who, according to an open letter signed by 18 academics, does not meet accepted standards of clarity and rigor. तो कहता है कि डेरिडा के बारे में जो है 18 लोगों ने साइन करके लेटर भेजा था, या और लोगों ने भी इसके ऊपर अटैक किया, और उन्होंने कहा कि कि he does not meet accepted standards of clarity, कि ये क्लियर ही नहीं है इसकी राइटिंग. जो स्टैंडर्ड्स हैं क्लैरिटी के, अब राइटिंग्स के अंदर क्लैरिटी के स्टैंडर्ड्स किसने फिक्स किए हुए हैं? Who will decide कि कौन सी बात क्लियर है, कौन सी बात क्लियर नहीं है? तो बहुत एक वेग सी टर्म हो जाती है. अगर आप इसको भी क्रिटिसाइज करें, क्रिटिकल एनालाइज करें, तो who can decide? वो तो रोलन बाथ्स भी है, रोमन जैकबसन भी है, दूसरे लोग भी हैं, कई लोग हैं जो कि बहुत क्लियर नहीं है अपनी राइटिंग्स में. कौन डिसाइड करेगा कि स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लैरिटी क्या है? And who is going to publish those works? If somebody has published those works, it means कि उसको उसकी क्लैरिटी हो सकता है कि कुछ बेहतर लगी हो. जो चीज़ मुझे समझ आ रही है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको समझ आएगी, या जो चीज़ आपको समझ आ रही है ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी समझ आएगी. तो why should I argue कि आपका वर्क क्लियर नहीं है just because I cannot understand that? मैं आपको बता चुका हूँ कि डेरिडियन डिक्शनरीज भी बनी हुई हैं, फ्रॉइडियन डिक्शनरीज या साइकोएनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लकान की डिक्शनरीज बनी हुई हैं. तो डिक्शनरीज जब राइटर क्लियर ही नहीं होंगे तो एक बंदा मीनिंग्स कैसे लेगा? उनके मीनिंग्स जो हैं वो फिर इट मीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब मीनिंग्स ही आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो फिर आप समझेंगे क्या? वो कहता है कि उन्होंने कहा कि he attacks the values of reason and truth. तो वो अटैक करता है वैल्यूज को, जो रीजन और ट्रूथ की वैल्यूज हैं उनको अटैक करता है. होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी. उसके बाद जो है इसमें पॉइंट्स कुछ आ जाते हैं कि डेरिडा's philosophical practice involves a close textual criticism in order to trace the contradiction that shadows the text's coherence and expresses the force of a desire. ये बहुत important point है कि डेरिडा की जो philosophical जो उसके जो practice है involves a close textual criticism. Close textual criticism के बहुत क्लोजली आप किसी चीज़ को टेक्स्ट को ऑब्जर्व करें, उसके बाद क्रिटिसिज्म दें. इसमें क्लोज रीडिंग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, जो कि न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर थी कि द टेक्स्ट इटसेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट, आप उससे बाहर नहीं जाएंगे. और इसी सेंटेंस को मैं बता चुका हूँ कि डेरिडा के सेंटेंस को दो तरीक़ों से डिफाइन किया गया है. देयर इज़ नो आउटसाइड टेक्स्ट एंड देयर इज़ नथिंग आउटसाइड टेक्स्ट. दो तरीक़ों से उसको ट्रांसलेशन की गई है उसके सेंटेंस की, डेरिडा की. Textual criticism in order to trace the contradiction that shadows the text's coherence. Contradiction आप फाइंड आउट करते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको सामने चाहे वो नज़र नहीं आ रही, उसके शेडोज हैं या वो शेडो कर लेती है टेक्स्ट के जो कोहेरेंस है, उसकी जो रब्त है, उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस पाई जाती हैं. मैं इस चीज़ को बयान कर चुका हूँ वर्ड्सवर्थ के लेक्चर्स में, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में, कि वर्ड्सवर्थ अपनी ही बात से किस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करता है बहुत सारी जगहों पे. यह एक बहुत क्लियर एग्जांपल मैंने दिया, तो वहाँ जाके आप उसको भी सुन सकते हैं. वर्ड्सवर्थ का जो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स पे जो लेक्चर्स हैं उनको सुनेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ समझ आ जाएगी आपको. एंड एक्सप्रेसेस द फोर्स ऑफ आवर डिज़ायर. तो आप एक चीज़ पे गौर करिए कि whenever you are reading something, there are certain desires in your mind. इस चीज़ पे आपने गौर करना है. तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है बात की जा रही हो कि एक्सप्रेस फोर्स ऑफ डिज़ायर. फोर्स ऑफ डिज़ायर क्या होती है? कितनी फोर्सफुली एक टेक्स्ट आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, आप किसी टेक्स्ट को क्यों लाइक कर रहे हैं, उसके सर्टेन रीजंस है. क्वेश्चन करें अपने आप से, किस किस्म की टेक्स्ट को आप लाइक करते हैं, क्यों लाइक करते हैं, आपको उससे भी जवाबात मिलेंगे. इसी तरह से आप इस बात पे गौर करें कि आप एक ख़ास किस्म की एंडिंग चाहते हैं, एंड इफ़ दैट एंडिंग डज नॉट ऑब्वियसली टेक प्लेस, तो आप तभी गुस्से में आते हैं, आप उस ड्रामा को, स्टोरी को, एनीथिंग एंजॉय नहीं करते. एक बंदा जो कि टेक्स्ट को समझ नहीं पा रहा होता है,
وہ بھی اتنا ہی ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کی ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ آئے وہ ٹیکسٹ. تو فورس آف ڈیزائر پھر تو ڈیزائرز کی بے شمار جو ہیں ویز ہو سکتے ہیں. آپ کس کس وے کو لینا چاہیں گے یا کس کس وے کو آپ سمجھیں گے؟ کیا آپ اپنے انکانشیس کو کمپلیٹلی سمجھ سکتے ہیں، جو کہ فرائڈ نے جس پہ بات کی تھی کہ اٹس لائک اے ٹپ آف این آئس برگ، کہ اتنا سا حصہ تو اوپر ہے باقی سارا پانی کے نیچے ہے، جس طرح گلیشیئر ہوتا ہے. انکانشیس تو اس طرح سے ہڈن ہے ہمارے سامنے سے. تو ہم اس کے میننگز کو کیسے سمجھیں گے اور کیسے اس کو جو ہے وہ ڈسائفر کریں گے؟ Derrida's nature is blown, nature is shown to as always already committed by culture, speech, by writing and so on. تو کہتا ہے نیچر جو ہے اس کو شو کیا جاتا ہے، ایسے شو کیا جاتا ہے کہ وہ contaminated ہے. Nature is shown to be as always already contaminated by culture, speech, and by writing and so on. تو نیچر جو ہے چاہے وہ ہیومن نیچر ہو، نیچر کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ ڈکشنری میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ڈکشنری میں ایک مطلب جو ہے نیچر کا وہ کیا ہے؟ something created by God. ایک ڈکشنری میں میننگ تھا اس کا کہ a force or phenomenon that is against human beings and human creations. آکسفورڈ ڈکشنری میں تھا، مطلب یہ آکسفورڈ کنسائز میں تھا یا ایڈوانس لرنرز میں تھا، مجھے اتنا یاد نہیں، موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے کنسائز میں ہو. تو ڈفرینٹ ڈکشنریز میں بھی آپ کو ڈفرینٹ میننگ ملیں گے، چاہے وہ ایک ہی پبلشنگ کمپنی سے چھپی ہوئی ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے چھپی ہوئی ہوں، تو اس میں بھی آپ کو ایڈوانس لرنرز میں ڈفرینٹ میننگز ملیں گے، کیونکہ وہاں پہ لمیٹڈ ووکیبلری یوز کی جاتی ہے، اور کنسائز میں ڈفرینٹ ملیں گے. تو آپ کو ڈفرینٹ قسم کے ڈفرینٹ جگہوں پہ میننگز ملیں گے. تو جو سب سے بڑی آکسفورڈ کی ڈکشنری ہے اس میں تمام الفاظ موجود ہیں، وہ آکسفورڈ ڈکشنری کہلاتی ہے، اور اس کا جو اسمالر ورژن ہے وہ بہت چھوٹا ہے. اس کا جو ہے رائٹنگ اتنی چھوٹی ہے کہ آپ کو میگنیفائنگ گلاس سے وہ دیکھنی پڑتی ہے. جو پروفیسرز ہیں انگلینڈ میں ان کے پاس وہ ڈکشنریز موجود ہوتی ہیں کہ وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، اور وہ ویسے تو کئی والیومز کا سیٹ ہے وہ. تو پروفیسر نے جو ہے پروفیسر جو تھے وہاں پہ پل اوورٹن کے پاس وہ ڈکشنری موجود تھی. میگنیفائنگ گلاس سے آپ جو ہے وہ ڈکشنری میں سے میننگز دیکھتے ہیں پھر. تو پروفیسر کلیئر ہینسن یوز ٹو ٹیل می، انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ان ہیبٹ آف کنسلٹنگ دی ڈکشنری آل دا ٹائم. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ ڈکشنری سے مطلب دیکھتے ہیں، اور کہاں سے دیکھیں گے؟ تو کہتے ہیں نیچر از شون ٹو بی as always already contaminated by culture, speech, by writing and so on. تو نیچر چاہے وہ انسانی نیچر ہو، any force or phenomenon that is against human beings and human creations. درخت، گھر، جو اب درخت وغیرہ جو نیچر کی چیزیں ہیں وہ تو دوبارہ ویسے کی ویسی ہو جاتی ہیں، یا وہ اتنی زیادہ ان کو نہیں، ایک زلزلہ آتا ہے ہیومن کریشنز تمام گر جاتی ہیں، پراپرلی گر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. مگر نیچر اپنی حفاظت کسی نہ کسی طریقے سے کر رہی ہے، تو ہیومن بینگز کی کے خلاف ہے. کنٹیمنیٹ کا مطلب جو ہوتا ہے خراب ہو جانا کسی چیز کا. تو کلچر کی وجہ سے جو نیچر ہے از شون ٹو بی آلویز آلریڈی کنٹیمنیٹڈ بائی کلچر، اسپیچ، بائی رائٹنگ اینڈ سو آن. یہ ایک پوائنٹ ہے اس کا. Derrida's misspelling cannot be heard in French pronunciation. It exists only as written, emphasizing writing and textuality at the expense of speech. اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نے ڈفرینس جو ورڈ تھا، ڈفرینس کے اسپیلنگ ERENC DIFF ERENC ڈفرینس نہیں دیے، DIFF ERANC ڈفرینس دیے، جس کا مطلب ہے کہ something which is different from the other thing. جو ڈفرینسز سے آپ میننگز لیتے ہیں، جس طرح سے سوسیو نے یہ بات کی تھی کہ آپ میننگز لیتے ہیں بائنری اپوزیشن سے یا ڈفرینسز سے. ڈفرینس کس طرح سے؟ مثلاً ایک فنیم کے ڈفرینس سے میننگ چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ فنیم کیا ہے؟ the smallest unit of sound. تو اس کی ایگزامپل دی ہے پامر نے، بہت خوبصورت ایگزامپل دی ہے کہ اس نے ایک جگہ پہ لکھ دیا بی، سینٹر میں اس نے تمام واولز لکھ دیے، A E I O U،
اور یہاں اینڈ میں اس نے لکھ دیا ٹی. اب BAT بیٹ, BIT بٹ, پھر او آ جاتا ہے, اے اور ای ہو گیا, BET بیٹ, BAT بیٹ, BET بیٹ, AEI BIT بٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے او, BOT باٹ, BUT بٹ. تو 5 فنیمز چینج کرنے سے 5 ڈفرینٹ, مطلب جو ورڈز بن رہے ہیں ان کے 5 ڈفرینٹ میننگز آ رہے ہیں, صرف ایک فنیم کا فرق آ رہا ہے بیچ میں, AEIOU, یعنی کہ واولز آپ ڈفرینٹ واولز لگاتے جائیں تو ڈفرینٹ میننگز آتے جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈفرینس سے میننگ لیتے ہیں, ڈیریڈا کا ڈفرینس, اور دوسرا ڈفرینس کا کیا مطلب ہے, اس کا ڈفرینس کا مطلب یہ آ رہا ہے something deferred, something still to come, something which my mind is unable to grasp. وہ میننگ ہو سکتا ہے کہ کہیں سسپینڈڈ ہے, وہ آئے گا بعد میں. صحیح فار ایگزامپل کہ میں ایک ورڈ کا میننگ دیکھتا ہوں ڈکشنری میں, وہ کچھ اور ہے, اس کا میننگ دیکھتا ہوں کچھ اور ہے, اس کا میننگ دیکھتا ہوں کچھ اور ہے, چلتا رہے گا. deferred meaning is always deferred, it's still postponed, still to come. Do you understand? تو کئی میننگز جو ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں نکل جاتے ہیں, کئی میننگ ہوتے ہیں جو کہ دوبارہ گھوم کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی میں اپنے اسٹرکچرزم پوسٹ اسٹرکچرزم کے لیکچر میں بتا چکا ہوں, ویسے بھی لیکچرز میں بھی آپ سنتے جائیں گے سارے اکٹھے, تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. تو یہ مس اسپیلنگ ہے. اب مس اسپیلنگ تو اس نے کر دیا, لکھنے میں تو آبویسلی فرق آپ کو پتہ لگ جائے گا when you read it, بٹ جب آپ اس کو بولیں گے تو دونوں کی پروننسیشن ایک جیسی ہے, وہاں سے بھی لوگ کنفیوزڈ ہو جائیں گے کہ یہ کون سا ڈفرینس جو ہے کس کی بات ہو رہی ہے. ڈفرینس ہی انسسٹس that it is neither word, concept, nor origin. At most, a condition of the possibility of meaning which resists hypostatization. تو کہتا ہے کہ ڈفرینس جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی ورڈ یا کانسیپٹ نہیں ہے, ڈیریڈا کہتا ہے ورڈ یا کانسیپٹ نہیں ہے, تو پھر کیا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈیریڈا نے بول تو دیں, جس چیز کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, انہوں نے کہا کلیئرٹی نہیں ہے اس کی بات میں. تو لوگوں نے اپنے اپنے مطابق میننگ لینے کی کوشش کی, یا پھر اسے انٹرویوز لیے اور اس میں اس کی میننگز فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, کچھ نہ کچھ کہنے کے قابل ہو گئے after reading his works, but they have not been able to understand them completely. Neither does Derrida. ڈیریڈا خود بھی اپنے میننگز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا, بیکاز ڈیکنسٹرکشن ڈز ناٹ لیڈ یو اینی ویئر. ڈیکنسٹرکشن آپ کو کہیں بھی پراپر اینڈنگ نہیں دے گی, یو ول آلویز بی سم ویئر ان دا مڈل. There is no final interpretation in Derrida's works. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. Thus, this theory, ہم realize کرتے, we can realize, does not give any clear idea to interpret any text. Clear idea یہ نہیں دیتی کہ آپ ٹیکسٹ کو کیسے انٹرپریٹ کریں. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس کے بعد جو ہے Derrida's way of thinking radically revises what a reader expects to do with the text. Derrida کا جو thinking way ہے وہ اس چیز کو ریوائز کرتا ہے, یا آپ کو یہ بات, یعنی کہ ایک چیز جو ہوتی ہے, جس طرح آپ ایک چیز کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کرتے ہیں, کسی چیز کو آپ غور کرتے ہیں کسی چیز پہ کہ ایک ریڈر جو ہے وہ ٹیکسٹ کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے, یا ٹیکسٹ سے کیا چاہتا ہے. تو آپ اس چیز کے اوپر غور کریں, آپ کیا چاہتے ہیں کسی ٹیکسٹ سے. کیا آپ ہیپی اینڈنگ چاہتے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں آپ کی ڈیزائرز, آپ کی چوائسز, آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ شامل ہو رہی ہے اس میں. کیا آپ ہیپی اینڈنگ نہیں چاہتے ہیں؟ کیا آپ ٹیکسٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں, ایزیلی سمجھنا چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے ایز اے چیلنج آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں
कि टेक्स्ट है and I'll try to understand it no matter what happens. I'll try to at least. तो बाज़ लोग ट्राई ही नहीं करते, वो डर जाते हैं, थक जाते हैं, हम कहते हैं हमसे नहीं हो सकता. But as far as I'm concerned, I always accepted the challenges. तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता था मुझ में और बाकी लोगों में कि मैं कहता था कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड वी माइट लर्न समथिंग न्यू. ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा, समझ नहीं आएगी, दैट्स इट. दूसरी दफ़ा पढ़ो, तीसरी दफ़ा पढ़ो, हो सकता है कि समझ आ जाए, हो सकता है तभी नहीं आए. Who will decide? आ जाए पार्शियल समझ आ जाए, कंप्लीट नहीं आए. हो सकता है एक और बंदा मेरी तवज्जो दिला दे जिसका मैं आपको रेफरेंस दे चुका हूँ, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का. तो ये बहुत सारे वेज़ हैं जिनमें आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं. इट इज़ नॉट mean that all existing interpretation of all written literature are useless and meaningless. अब इसका मतलब ये भी नहीं है, वो कहता है कि तमाम जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग इंटरप्रिटेशंस हैं, जो टेक्स्ट्स की गई हैं, किसी भी चीज़ की गई हैं, वो यूजलेस हैं या मीनिंगलेस हैं. ऐसी भी बात नहीं है. ये पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मीनिंग्स तो हैं, मगर कंप्लीट मीनिंग कहाँ पे रिजाइड कर रहा है? कुछ ना कुछ तो कहना ही है, मगर कंप्लीट मीनिंग तक कैसे पहुंचा जाए? कैन एनीबडी रीच दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे उससे तमाम चीज़ों के तमाम मीनिंग्स आ जाएं? और अगर ऐसा हो जाए तो इस चीज़ को टैरी गिल्टन आर्ग्यू करता है कि वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक. इफ द होल ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग्स were present in my mind when I spoke, I would not be able to speak anything at all. कि अगर तमाम लैंग्वेज, तमाम स्पीच मेरे माइंड में एट वंस मौजूद हो और मैं वर्ड्स जो है, एक वर्ड फॉर एग्जांपल मैं पेन एक वर्ड यूज़ करता हूँ या कैट यूज़ करता हूँ और 10 मीनिंग्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, तो उनमें से मैं मीनिंग सेलेक्ट करता और फिर आगे जाता, तो ये मैं तो बोल ही कुछ नहीं सकूँगा. तो whatever we speak unconsciously and consciously, partially conscious होते हैं हम at the same time. कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, कहीं ना कहीं कॉन्शियस भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, कहीं ना कहीं हमारी डिज़ायर्स, हमारा जो सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म चल रहा होता है, कहीं ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म भी चल रहा होता है कि हम इंडिफरेंट, हम अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को शामिल नहीं होने दे रहे होते. तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो चीज़ें साथ चलती रहती हैं उसमें. A deconstructive critic in this way finds many people's opinions to deconstruct. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब आप किसी टेक्स्ट की जो जितनी भी लोगों ने, अब जैसे शेक्सपियर पे बेशुमार लोगों ने लिखा है, आप जो क्रिटिसिज्म है उसको भी तो डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. आप क्रिटिसिज्म के ऊपर क्वेश्चंस रेज करने शुरू कर दें. Why not? तो डिकंस्ट्रक्शन तो किसी भी चीज़ पे अप्लाई हो सकती है. जिस तरह से टैरी गिल्टन, अगेन इस बात को मैं बयान करूंगा कि टैरी गिल्टन इस बात को कहता है, वो छोटी सी स्टोरी सुनाता है स्ट्रक्चरलिज्म एंड सेमियोटिक्स चैप्टर के अंदर, कि एक बच्चा जो है वो जा रहा है, तो मैं बता चुका हूँ ये पहले स्ट्रक्चरलिज्म के उसमें, तो वो जाता है अपने बाप से लड़के और उसके बाद गड्ढे में गिर जाता है जंगल में, और वहाँ पे फिर बाप से जाके बचाता है, गड्ढे के अंदर से निकालता है, और उसमें सूरज इन्वॉल्व है और वट सूरज की रोशनी से बिल्कुल ज़ैनत पे जब आ जाता है तो अंदर देखता है बच्चा मौजूद होता है, उसको निकाल के ले जाता है. तो सारी स्टोरी उसमें कई किस्म के, उसने कहा कि इसको कई तरीक़ों से एनालाइज किया जा सकता है, वो जाके मेरा लेक्चर सुन लीजिए. तो मगर साथ ही साथ वो कहता है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द स्टोरी इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट लिटरेचर. चाहे वो ग्रेट लिटरेचर है या नहीं है, स्ट्रक्चरलिज्म के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. एक स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो स्टोरी जो भी हो, कोई भी, इट्स जस्ट दैट कि आप एक टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है, आप उसके ऊपर स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं. आप उसके ज़रिए एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, नॉट जस्ट एनालाइज समथिंग, बट यू कैन ट्राई एट लीस्ट टू एनालाइज समथिंग. In other words, all critical interpretations provide material to a deconstructionist. एक deconstructionist को तमाम critical material भी मैटर प्रोवाइड करता है जिस पे वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को बेस कर सकता है, जिसके ऊपर वो डिस्कस कर सकता है.
That's an important argument as well. The refusal of final meaning caused a certain institutional anxiety about anarchic individualism. तो कहता है कि जो रिफ्यूज़ल था फाइनल मीनिंग का, एक सर्टन जो एंग्जाइटी पैदा हो गई लोगों में, इंस्टीट्यूशनल एंग्जाइटी. लोग जो थे परेशान हो गए कि ये तो एक एनर्की डेवलप हो जाएगी, लोग जो हैं वो बिल्कुल एक अफरा तफरी और एक अजीब सा माहौल हो जाएगा, लोगों को मीनिंग्स ही नहीं मिलेंगे, तो लोग करेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चनिंग 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 ऑल द टाइम. तो फिर तो सारे बिलीफ्स चैलेंज हो जाते हैं, उसमें गॉड का बिलीफ, हर चीज़ का बिलीफ चैलेंज हो जाता है. तो इसीलिए नाइलिस्ट की जो उसने कहा है कि वाज कॉन्स्टिट्यूट टू बी नाइलिस्ट, कि हर चीज़ को, तो फिर तो बाइबल, हर चीज़ जो भी टेक्स्ट है आपके सामने, उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, आप समझेंगे क्या, आप जो भी मीनिंग लेंगे आप कहेंगे कि कैन इट बी द ट्रू मीनिंग, क्या मैं सच्चे सही मीनिंग तक पहुंच पाया हूं, और अगर नहीं पहुंच पाया हूं तो फिर मीनिंग कहां पे मौजूद है. तो सारी टेक्स्ट जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाती हैं. तो ये बहुत फिर लोगों के लिए बहुत परेशान कुन बात हो गई थी. इसीलिए अमेरिकन का मैं बता चुका हूं कि उन्होंने फिर जो है वो इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया, और उन्होंने लेटर लिखा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को कि इसको जो है वो आपके ऑनरेरी डिग्री नहीं दें, इसको तो डिस्करेज करना चाहिए, इन अदर वर्ड्स कि ये तो लोगों में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. तो अमेरिकन्स ने इसको, मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद, कि अमेरिकन्स ने जो है इसको बहुत डिसलाइक किया था और इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था डेरिडा के ऊपर. इन एन इंटरव्यू डेरिडा आर्ग्यूज meaning does not depend on the subjective identity but on the field of different forces which produce interpretations. तो कहता है कि मीनिंग जो है वो क्या है, does not depend on subjective identity. subjective identity क्या है कि मीनिंग, आपकी जो सब्जेक्टिव आइडेंटिटी है कि आप किसी चीज़ का मीनिंग कैसे ले रहे हैं, इस पे मीनिंग डिपेंड नहीं करता, अकॉर्डिंग टू डेरिडा. ये नहीं है कि मैं ये बात कर रहा हूँ, डेरिडा ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आप उसके पॉइंट को समझेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने लिया है पॉइंट. मीनिंग डज नॉट डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव आइडेंटिटी बट ऑन द फील्ड ऑफ डिफरेंट फोर्सेस विच प्रोड्यूस इंटरप्रिटेशंस. तो कहता है कि फील्ड ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस जो हैं उनकी फील्ड को आप चैलेंज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उनके ऊपर मीनिंग डिपेंड करता है जो कि इंटरप्रिटेशन प्रोड्यूस करती हैं. अब इंटरप्रिटेशन आप किस किस वे में, फील्ड ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं. से फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, जिसकी वो पहले बात कर चुका है, मैं पहले इसको डिफाइन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि उसने कहा कि हिस्टोरिकली मीनिंग जो है वो कॉन्टेक्चुअल, सारी चीज़ें जो है उनको बयान कर चुका हूँ, मैं बात कर चुका हूँ उस पर. तो दूसरी चीज़ें क्या है कि इट्स लाइक प्रोड्यूसेस, जो फोर्सेस जो है डिफरेंट फोर्सेस विच प्रोड्यूस इंटरप्रिटेशंस. तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं. से फॉर एग्जांपल मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हैं. अब मार्क्सिज्म क्या है, क्लास डिस्टिंक्शन, क्लास कॉन्शियसनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, कॉन्सेप्ट, तो इन चीज़ों के गिर्द घूम रही है. साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म है, तो वो भी एक ऐसी फोर्स है जो इंटरप्रिटेशन के लिए फोर्स यूज़ की जाती है. बिब्लिकल इंटरप्रिटेशंस है, हेर्मेनेटिक्स में चले जाते हैं आप, या आप जो है स्ट्रक्चरलिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें चले जाएं. फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चेक कर लें, फिनोमिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लें, जो कि कहीं ना कहीं साइकोएनालिसिस से रिलेटेड है इन वन वे और द अदर. द कॉन्शियस मीनिंग्स, बट कैन वी रियली बी कॉन्शियस अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनी मीनिंग. क्या मीनिंग हम कॉन्शियसली ले सकते हैं किसी वर्ड का. तो इस पर अलग से डिबेट हो जाती है. तो मीनिंग्स जो है वो तो कई किस्म के हो सकते हैं. ह्यूमनिस्ट क्रिटिक और तरीके से देखेगा, इसी तरह से जो न्यू क्रिटिक है वो और तरीके से देखेगा. अब न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर भी जो है कई किस्म के कॉन्सेप्ट है. मसलन अब जो लॉन्ग टेक्स्ट हैं, लुइस टायसन इस पर बात करती है कि पोएम के ऊपर तो आप इमेजरी का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, पोएम के अंदर इमेजरी भी देख सकते हैं, पैराडॉक्सेस देख सकते हैं, आयरनी देख सकते हैं, उसमें जो है एम्बिग्विटीज़ देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं पोएम के अंदर. मगर अगर आपके पास एक बहुत मोटा नावल है जिस तरह से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है. अब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज़ नॉट जस्ट वन नावल, एक नावल तो है ही है ना, कि जिसके 3 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट जो है दैट इज़ related to कि रिंग जो है वो वहाँ पे लेके जा रहे हैं, the fellowship of the ring. Second part is the 2 towers and the third part is
द रिटर्न ऑफ द किंग. अब ये 3 पार्ट्स जो इसके हैं तकरीबन 1000 पेजेस का नॉवल है तकरीबन. मगर अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल तो समझ सकते हैं इसको, मगर इससे पहले की स्टोरी जो है वो हॉबिट नॉवल के अंदर मौजूद है. जो बिल्बो बैगिंस है उसका कैरेक्टर हॉबिट के अंदर वहाँ से स्टार्ट होता है, गैंडल्फ वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सॉरन का जो कॉन्सेप्ट है जो उनका ईवल है वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो कहीं ना कहीं वो मौजूद है. एल्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है कि एल्ब्स की लड़ाई जो थी वो ड्वार्फ्स के साथ क्यों थी वो भी आपको हॉबिट में मिलती है. तो वो सारी चीज़ें वहाँ से ओरिजिन वहाँ से, और उससे भी पहले ओरिजिन जो है वो सिलमिलैरियन में है. सिलमिलैरियन जो है काइंड ऑफ एक बड़ी ही डिफ़िकल्ट तरीन किताबों में से एक है. अगर आप उसको पढ़ना चाहें सिलमिलैरियन को, तो उसकी टेक्स्ट जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी डिफरेंट है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड उसने लिखा हुआ है, अजीब व गरीब है. तो वेल आप पढ़ेंगे और भूल जाएंगे. देयर सो मेनी कैरेक्टर्स, स्टार्ट से ही कैरेक्टर्स 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 कैरेक्टर्स, और बड़ा एक ऐसा है कि उसको पढ़ना और समझना आसान ही नहीं है. आई वॉन्डर कि उससे, तो उसके अंदर वो तमाम उनका जो जो इनके कैरेक्टर्स हैं उनकी हिस्ट्री वहाँ पे मौजूद है कि सॉरन जो है वो क्या है, मेलकर की तरफ से आ रहा है, तो वो सारा वो उसका ओरिजिन है. फिर तो ये एंड कहाँ पे होगा सब कुछ. तो देयर इज नो एंड टू इट. आप इंटरप्रेट कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बट वो एक इंटरप्रिटेशन होगी. तो कहता है कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे नहीं रिजाइड करता है, मीनिंग इंडिविजुअली आप क्या सोचते हैं इस पे नहीं होता है. वो कहता है कि डिपेंड करता है जो डिफरेंट फोर्सेस हैं जो इंटरप्रिटेशंस को प्रोड्यूस करती हैं, जो इंटरप्रिटेशन जो करती हैं फोर्सेस, तो उनकी बात वो करता है. अब वो कहता है कि डिस्ट्रक्टिव नहीं है ये. ही वॉज नॉट डिस्ट्रक्टिव. डिकंस्ट्रक्शनिस्ट तो जरूर था, डिस्ट्रॉयर नहीं था. एज देयर इज अ काइंड ऑफ etymological confusion among some of his critics who think that to deconstruct is to destroy, undermine, reduce to rubble, or to rubbish something. तो कहता है इसमें नॉरिस वो कहता है कि not at all. He again argues that the purpose of structuralism is that the experience of reading Derrida or Kant or on structuralism or on Searle or on Plato, any of the philosophical texts he has written about, is to increase your appreciation of the complexity and the depth of the challenging, complicated nature of reading experience. वो कहता है जितनी भी उसने टेक्स्ट्स लिखी हैं, चाहे वो किसी के ऊपर भी लिखी हुई हो, कांट के ऊपर लिखी है, और ऑन स्ट्रक्चरलिज्म पे उसने कुछ लिखा है, सर्ल पे लिखा है, प्लेटो पे, एनीबडी, उसने किसी पे भी कोई टेक्स्ट लिखी है, तो कहता है कि उसका मतलब जो है वो आपकी अप्रिसिएशन चाह रहा है, या आपको ये बात करना चाह रहा है कि आप मज़ीद अप्रिशिएट करें इस बात को कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है रीडिंग की, द पर्पस ऑफ रीडिंग, या इसको किस तरह से कहना चाहिए, द एक्ट ऑफ रीडिंग इटसेल्फ. रीडिंग को आप प्रेज करें, अप्रिशिएट करें कि उसके अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेप्थ है और आप किस हद तक पहुंचे हैं, एंड द चैलेंजिंगली complicated nature of reading experiences. कि एक्सपीरियंस जो आपके रीडिंग एक्सपीरियंस है तो उसमें आप उसके कितना कॉम्प्लिकेटेड है वो. अब याद रखें कि नॉरिस इज ब्रिटिश ऑथर, अमेरिकन नहीं है, तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, ये उसको प्रेज कर रहा है इन अदर वर्ड्स. तो आप ये थोड़ा सा इसमें वो नहीं करेंगे. जो यूरोपियंस हैं उन्होंने उसको प्रेज किया और अमेरिकन ने उसको क्रिटिसाइज किया, ये हिट किया, नेगेटिव जो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया या वो किया, वो अमेरिकन ने किया. वी आर नॉट एज सॉलिड और एज अनशेकेबल और एज self-sufficient, self-evident, or as manifestly valid. वो कहता है कि
ہم اتنے زیادہ جو ہیں اتنے سالڈ، اتنے پکے نہیں ہیں اپنی بات کرنے میں. وی کی ناٹ obviously آرگیو کہ ہم بیسٹ ہیں اور ہم جو ہے جو بھی بات ہم نے کی ہے بہت سالڈ ہے، اس کے برعکس کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کے کانٹرڈکٹری کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جو بات میں نے کہہ دی تو وہ بات پکی ہے اور وہ کنفرم ہے، میں کیونکہ پڑھا لکھا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. تو اسی چیز کو ایگلٹن نے بھی بیان کیا تھا کہ اس چیز کو چیلنج کر دیا گیا، اور وہ چیلنج بہت زیادہ خوش دلی سے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. کہ people usually argue that there is one meaning of a text and that meaning is usually obvious. But keeping in mind the unconscious, the role of the unconscious, آپ سارے لیکچرز سن لیں اس پہ جو میرے ہیں پوسٹ اسٹرکچرلزم پہ یا اسٹرکچرلزم پہ یا فارملزم پہ یا سائیکو انالیسس پہ، اور یہ سارے لیکچرز، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میننگ جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دوز پیپل ہو آرگیو کہ جو ٹیکسٹ کا جو میننگ ہے اٹس یوزلی ناٹ آبویس، تو کہتا ہے آپ میٹ ود اسکون، ان کو بہت حقارت سے دیکھا جاتا ہے یا ان کو بہت بری طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم اتنے سالڈ نہیں ہیں، انشیکیبل نہیں ہیں. تو یہ باؤنڈریز کو جو ہے ڈی اسٹیبلائز کرنا، ان کو، ہم اسٹیبل نہیں ہیں، باؤنڈریز اسٹرکچر اسٹیبل نہیں ہے کہیں پہ. ہم اسٹرکچر شیک ہو سکتا ہے. اسٹرکچر کیا ہے؟ دا اسٹرکچر آف میننگ، اسٹرکچر آف اے ٹیکسٹ، structure of criticism, or as self-evident. تو ہم کس طرح سے ایویڈنس دے سکتے ہیں کسی بھی چیز کی جب ہم جانتے ہی نہیں اسے، جب ہم میننگس تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں، کمپلیٹ میننگس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو کس طرح سے ہم کسی چیز کو پراپرلی کسی چیز کے بارے میں گواہی دیں گے، کسی چیز کو فکس کیسے کریں گے. اور as manifestly valid، تو اتنا ویلڈ بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے میننگز ویلڈ ہے، یا ہم نے جو لکھ دیا وہ ویلڈ ہوگا جسٹ بیکاز کہ وی ہیو ریٹن اٹ، یا کسی بھی رائٹر نے کچھ لکھ دیا تو جسٹ بیکاز ہی ہیز ریٹن اٹ وی مائٹ ایکسیپٹ اٹ ایز ٹرو، جسٹ بیکاز کہ ہم اس بندے کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پاس ہمارے سے زیادہ نالج ہے تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. کیا یہ چیز کافی ہے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے؟ تو کہتا ہے کہ ہم اتنے بھی سالڈ نہیں تھے جتنے ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہیں. He points out that the structures were not centered. تو structures جو تھے وہ centered نہیں تھے، center کہیں اور تھا ان کا. یعنی کہ جس طرح سے آپ کسی چیز کو ایول یا گڈ کہہ رہے ہیں، ایک معاشرے میں کچھ چیزوں کو ایول سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ جانور ہوں، پرندے ہوں، کچھ چیزوں کو گڈ سمجھا جاتا ہے. تو ان کا اسٹرکچر یا ان کا بیک گراؤنڈ کہاں پہ موجود ہے؟ ویئر ڈز اٹ ریزائڈ؟ اور کیوں؟ کیا وہ ریلیجن سے کہیں سے آ رہا ہے، میتھولوجی سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ مثلاً کانسیپٹ جو ریلیجنز میں ہے عورتوں کے بارے میں، وہ تھوڑا سا مرد کو سپیریئر سمجھا گیا عورتوں کی نسبت، اور وہ گریک میتھولوجی میں بھی ہے. پینڈورا کا کانسیپٹ جو ہے ہیسیڈس تھیوگنی کے اندر، کہ تمام جو سوائے شکل کے تمام گاڈز گاڈیسز نے جو بیڈ تھنگ تھی وہ اس کے اندر ڈال دی. آپ ہیسیڈس تھیوگنی پڑھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو فرسٹ وومن بنائی اس میں تمام جو مکاریاں، چلاکیاں، ہر چیز اس کے اندر بھر دی. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ تو اسٹرکچر کہیں نہ کہیں پہلے سے چلتا آ رہا ہے. اسٹرکچر جو سینٹر ہے اس کا، he points out that the structures were not centered. He pointed out that the metaphor of structures implied that structure has a permanence and a kind of solidity, a structural integrity that guarantees that it should remain properly synchronic. تو اسٹرکچرسٹ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ سنکرونک جو ہے اس کو پیورلی سنکرونک ہونا چاہیے. اسٹرکچر کو ایک ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم، ڈائیکرونک ان ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہم بات کر چکے ہیں. سنکرونک کیا ہے؟ ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم. جو اسٹرکچر ہے وہ اور ہوگا کسی اور ٹائم. یہ ہم ڈسکس کریں گے ان آر
lecture on Ozymandias by Shelley. उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे. In the words, Derrida argues that though Saussure was justified in establishing this science of synchronic linguistics as the basis for all other forms of linguistics. वो कहता है कि इस जगह पे सोसियो जो था वो जस्टिफाइड था इस्टेब्लिश करने में एक सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स. सिंक्रोनिक क्या है कि एक एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ कि उस वक्त मीनिंग कुछ और होते हैं. शेक्सपियर के टाइम में वल्गर का मतलब ऑर्डिनरी था, अब ऑब्सीन की सेंस में यूज़ हो जाता है. तो मीनिंग्स जो हैं वो वक्त के हिसाब से भी चेंज हो जाते हैं. तो एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम हम शेक्सपियर के टाइम में जब वल्गर पढ़ रहे होंगे, जब हम शेक्सपियर की स्टडी कर रहे होंगे, तो वल्गर का मतलब हम इस सेंस में नहीं लेंगे जिस सेंस में आज ले रहे हैं. हम उसी सेंस में लेंगे एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम जबकि वो वल्गर का मतलब उस वक्त जो यूज़ किया जाता था. मिडल इंग्लिश कहलाती है वो इंग्लिश जो शेक्सपियर की इंग्लिश थी. ओल्ड इंग्लिश आप उसे कह देते हैं बट ओल्ड इंग्लिश नहीं है वो. ओल्ड आपके मुताबिक ओल्ड ज़रूर है मगर ओल्ड इंग्लिश जो थी वो उससे भी पहले थी. ये मिडल इंग्लिश कहलाती है. अल्बर्ट सी बॉस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप पढ़ें तो उसमें ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं. कभी टाइम मिला तो मैं उस पर लेक्चर दे दूंगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर. ऑन द बेसिस फॉर ऑल ऑफ द फॉर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, study what we just a second please. What he recognizes that look at the structuralism, you see that it is subject to a kind of shaking, a kind of inward trembling. The idea of an earthquake. वो कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म जो है अब उसका जो बाउंड्रीज थी वो शेक हो गई. एक ट्रेम्बलिंग, एक शेकिंग, earthquake की तरह, जिसको वो कहता है कि ये वर्ड ऐसा है जिसको डेरिडा खुद भी यूज़ करता है. The metaphorical association with earthquakes is pretty often close to the surface in Derrida's writings. तो कहता है डेरिडा की राइटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ जो ये है अर्थक्वेक ये बहुत ज़्यादा मौजूद है. उसने कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज किया सोसियो के मीनिंग्स को. कहीं ना कहीं वो प्रेज भी कर रहा है. वो कहता है ये नहीं है कि कम्प्लीटली प्रेज नहीं कर रहा है. तो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो कहता है कि बात करता है तो ही इज़ राइट इन दैट. ठीक है. तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो कहता है कि डेरिडा जो है वो आर्ग्यू करता है कि ही इज़ करेक्ट इन आर्ग्यूइंग दैट. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे. थोड़े से लंबे इसलिए चला रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंट ऑथर्स के पॉइंट्स पता लग जाएँ, डिफरेंट लोगों की आर्ग्यूमेंट्स पता लग जाएँ और आपको थोड़ा सा क्लियर होती जाएँ बातें आहिस्ता आहिस्ता. ये एक दिन की स्टडी नहीं होती है, इट टेक्स टाइम. जिस तरह से अब नेक्स्ट उसमें जब मैं डिस्कस करूँगा तो मैं और चीज़ें इसमें बता दूँगा. तो थोड़ी थोड़ी करते 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 फिर एक ओवरऑल जो है आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा ये. और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिटेल में. कोई भी पॉइंट आपको इस डिकन्स्ट्रक्शन से समझ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आई ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर एंड आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन. और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मैनी टाइम्स इन एवरी लेक्चर आई टेल यू कि प्लीज़ subscribe to my channel as well as ask your friends and relatives or whatever whosoever wants to improve himself or herself English के point of view से. तो you can obviously listen to my lectures as well. और ये चैनल जो है मैंने फंड रेजिंग के लिए बनाया है ताकि इसके जो फंड्स आएंगे तो आई विल गिव देम टू द पीपल. तो आप लोग जो है इसमें मेरा साथ दीजिए. और प्लेलिस्ट को आप अगर जो लोग इसमें मेरा थोड़ा साथ देना चाहते हैं वो ये है कि रात को सोने लगते हैं तो प्लेलिस्ट जो है ऑन करके उसमें वॉच ऑल के नाम से प्लेलिस्ट है या दूसरी प्लेलिस्ट्स हैं तो आप किसी को ऑन करके रखते हैं वो 3-4 अगर घंटे जो है चल जाएगा तो उसमें हमारे वॉच आवर्स पूरे हो जाएंगे एंड द चैनल विल बी मोनेटाइज्ड. तो उसका फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा सा. और बहरहाल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू एज मच एज आई कैन. मगर ये है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि जी मैं आप फ़लाँ चीज़ पे लेक्चर दे दें, फ़लाँ चीज़ पे लेक्चर दे दें. मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं
جتنی جلدی کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں, بٹ آئی ہیو ٹو فائنڈ ٹائم ٹو obviously deliver lectures. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اینی کویشچنس, چاہے آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں, آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے یا آپ ویسے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. یو آر آلویز ویلکم اینڈ آئی ٹرائی ٹو آنسر آل دا کویشچنس جو بھی مجھ سے پوچھے جاتے ہیں کمنٹ سیکشن میں, تو میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سب کے جواب دے پاؤں. اور اگر کسی چیز کے جواب نہ دے سکوں یا میرے مائنڈ سے نکل جائے تو آپ مجھے ریمائنڈر ضرور دے دیا کریں, تاکہ مجھے پتہ لگ جائے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ میسیج میرے سامنے نہیں آیا ہو, یا کوئی ایسی پرابلم ہوئی ہو کہ وہ جو ہے اس میں جو ہے جو نوٹس آتا ہے اس کا, تو اس میں وہ نہیں آیا اگر, تو آپ اسے دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر, کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی ڈیلیٹ بھی کر دیتی ہے بعض کمنٹس, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی کمنٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہو, تو آپ اس کو جو ہے وہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک دیز لیکچرز بیکاز اٹ ول امپروو دی ریٹنگ آف مائی چینل. اور یہ میرا چینل نہیں ہے, سب کا چینل ہے. جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے, جو لوگ ٹیوشنز اکیڈمیز افورڈ نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فنڈ ریزنگ کے لیے بنایا ہے. آئی ول ناٹ کیپ دا منی, میں خود نہیں رکھوں گا یہ پیسے, تو آپ اس لیے یہ ٹینشن نہیں لیں کہ جو عام لوگ کرتے ہیں کہ جی جھوٹ بول دیا, آپ سے چینل بھی چلوا لیا اور اس کے بعد پیسے بھی کھا گیا, تو آئی ول ناٹ ڈو دیٹ. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے مجھے اجازت دیجیے, اور اللہ حافظ.